जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के 1100 प्लस क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म की बुक के हैं और काफ़ी ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप रेलवे का एनटीपीसी सीबीटी 2 दे रहे हैं या फिर रेलवे का ग्रुप डी दे रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल दे रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के 1100 प्लस क्वेश्चंस आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी कि एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अलावा कितने और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, वो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें हैं। तो यहाँ देखिए अमोनिया के सृजन में कौन कौन सी गैसें काम आती हैं, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन को देखिए कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया NH3, अब देखिए अमोनिया को यहाँ पर NH3 कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। NH3 गैस जो है वो बनाई जाती है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेबर विधि द्वारा किया जाता है। ये विधि ध्यान रखिएगा, कौन सी विधि है, हेबर विधि। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण इत्यादि में होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो रेफ्रिजरेटर और यूरिया के निर्माण में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले के द्वारा किया गया। मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है, जे प्रिस्टले का। अगला है यहाँ पर कि यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है। ठीक है, यह स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है। इसे प्राणवायु, लाइफ एयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये खुद तो नहीं जलती लेकिन ये दूसरी चीज़ों को जलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अगला है यहाँ पर ओजोन गैस। ओजोन गैस को देखिए O3 भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन का ही अपरूप है जो सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। समुद्र तल से 23.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर O2 की सांद्रता अधिकतम होती है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में, कीटनाशक के रूप में और खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए ओजोन गैस का उपयोग कीटनाशक के रूप में, रेशम बनाने में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है यहाँ पर हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि निर्माण कहाँ होता है। अब अगला देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट कि नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1722 में की थी। यहाँ नाइट्रोजन की खोज कई बार पूछ लिया जाता है, तो किसने की है, रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु है। तो यहाँ विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो यह है प्लेटिनम। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु प्लेटिनम है। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सोडियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, डाउन्स विधि। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि धावन सोडा यानी कि धोने का जो सोडा है, वॉशिंग सोडा जो है, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। और ये इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ कुछ और पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि खाने वाले सोडा यानी कि NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर जो बनता है वो किससे बनता है, NaHCO3 से बनता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है। सोडियम सल्फेट, अब इसका फॉर्मूला देखिए Na2SO4 10H2O को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि दवा और कांच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा और इसका रासायनिक सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट से होता है। और देखिए यहाँ पर इसका कॉपर पायराइट का आपको फॉर्मूला भी दे रखा है, तो CuFeS2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर कॉपर सल्फेट को ब्लू
विटोरियल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, विटोरियल कहा जाता है। और मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ड्यूरालुमिन Mg का मिश्र धातु है। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में भी होता है। भूपर्पटी में यानी कि क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.8% और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे नंबर पर है एल्युमिनियम 8.13%। ठीक है, ये तीनों का क्रम आपको ध्यान रखना है, क्रस्ट के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है। तो जल का शुद्धतम रूप जो है वो है वर्षा का जल। अगला है यहाँ पर पैरासीटामोल क्या है। तो पैरासीटामोल जो है वो एक पीड़ाहर है, ठीक है, जो कि दर्दनाशक है। तो पैरासीटामोल एक पीड़ाहर है। अब यहाँ देखिए आगे क्या दिया हुआ है, सल्फा ड्रग्स, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ देखिए इसके एग्जाम्पल है सल्फानिल माइड हो गया और सल्फा डाइजीन हो गया और यहाँ सल्फा थायोजोनम इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है। तो यहाँ देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है। तो क्लोरोमाइसिटिन एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रतिजीवाणिक है और इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणु, कवक इत्यादि से होता है। ये औषधियाँ अन्य जीवाणुओं को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। मतलब दूसरे जो जीवाणु हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, उनको मार देती हैं और उनकी ग्रोथ को ये रोक देती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन और जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और भी बहुत सारे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीसेप्टिक की बात करें तो देखिए यहाँ ये क्या था, एंटीबायोटिक था और ये हो गया हमारा एंटीसेप्टिक। तो इसे भी आपको समझना जरूरी है। तो देखिए एंटीसेप्टिक क्या है कि यह भी जीवाणुओं को नष्ट करती है, किंतु यह घाव भरने में सहायक होता है। जैसे इथाइल आयोडाइड, फिनॉइल, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। अब अगला देखिएगा यहाँ पर कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या चीज़ यहाँ पर शामिल है। तो अपचयन यहाँ पर शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग होता है। बर्जीलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई है। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा जाएगा कि उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा की गई, तो बर्जीलियस के द्वारा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है या धनात्मक तत्व में कमी होती है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, यानी कि गन्ने की कौन सी शर्करा है। तो यहाँ पर है गन्ने की शर्करा सुक्रोज है। रासायनिक रूप से गन्ने का रस सुक्रोज है। यह कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकराइड का प्रकार है जिसमें दो मोनोसैकराइड के अणु मिलकर बनते हैं। जैसे सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर क्या बनता है, यहाँ पर सुक्रोज बनता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है, क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वो 3 है। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। D2O इसका अणुभार 20 होता है, ध्यान रखिएगा, तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक रूप में इसका उपयोग होता है। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भारी जल को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो ये देखिए भारी जल का जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है, D2O। अब अगला है यहाँ पर कि ट्राइटियम रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का। तो यहाँ देखिए 10 नंबर कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो किस मिश्रण का उपयोग करते हैं, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा लोगों को तैरते हुए गोताखोरों को, तो वो किस मिश्रण का उपयोग करते हैं, वो ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। तो वो देखिए श्वसन के लिए यानी कि सांस लेने के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो ये होता है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। तो देखिए किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोल में असमर्थ होता है।
इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो लॉन्ड्री साबुन यहाँ पर क्या है? तो लॉन्ड्री साबुन है यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत से के उच्चतर हायर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का एक मिश्रण है। तो लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का क्या है? एक मिश्रण है। अगली बात इसमें पढ़ें तो सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है। NaCl को साधारण लवण यानी कि कॉमन साल्ट कहा जाता है। NaCl को बर्फ के साथ मिलकर हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सर बनाया जाता है जिससे कि जो बर्फ है वो पिघलती नहीं है। अब यहाँ समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है। ध्यान रखिएगा समुद्री जल में कितना परसेंट यहाँ पर NaCl होता है? तो 75%। डिहाइड्रेशन में शरीर में NaCl कम हो जाता है। छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं निलंबन सस्पेंशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया नदी का गंदा जल हो गया और वायु में जो धुआं है वो हो गया है। संश्लेषित अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? तो यहाँ देखिए डिटर्जेंट की पूरी चीज़ को देखते हैं कि संश्लेषित अपमार्जक जो है जिसे कि इंग्लिश में हम डिटर्जेंट कहते हैं जो आप घरों में यूज़ करते हैं, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम का लवण का जो है मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। साबुन की अपेक्षा अपमार्जन में आर्द्रता गुण अधिक होता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो ये हमारा कारण है। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। अगला है यहाँ पर कि कठोर जल में उपस्थित Ca2 प्लस Mg2 जो है आयनों के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाते हैं जिसके कारण यह खूब झाग देता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चूने का जल जिसे कि लाइम वाटर भी कहा जाता है में क्या होता है? तो देखिए चूने के जल के अंदर यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में रंग बनाने में होता है। ठीक है, तो ये चूना जल हो गया और ये हो गया आपका कास्टिक सोडा। अगला है यहाँ पर वायु के नमूने में क्या है? तो वायु के नमूने में यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया और कुछ अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो यहाँ देखिए वायु में विभिन्न गैसों के अनुपात की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः हम एक कॉमन चीज़ अगर लेकर चलें तो 78.07% यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिलेगी, 20.93% ऑक्सीजन, 0.03% यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ 0.93% ऑर्गन और बाकी की दूसरी गैसें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसको भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन की प्रक्रिया द्वारा खाद्य तेलों को, ध्यान रखिएगा प्रक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी के रूप में बदला जाता है। आसवन, अब देखिए आसवन विधि को भी समझ लीजिए, डिस्टिलेशन इसे कहते हैं और आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उनको अलग किया जाता है। जल का शुद्धिकरण, रवाकरण जिसे कि क्रिस्टलेशन कहते हैं। तो इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है और ये CuSO4 को उसके घोल से अलग करना कहलाता है CuSO4। ठीक है, लोहे की वस्तुओं में जंग बनने से लग जाती है, तो क्या लग जाती है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कहना है जंग लग जाती है, यहाँ आपको साइंटिफिक नेम में बताना है। तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण है वो यहाँ पर लग जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होती है। ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आप रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को अच्छे से समझिएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है।
रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना। और लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र जो है Fe2O3XH2O, X अणुओं की यहाँ पर संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगला पॉइंट देखिएगा कि लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन कैसा होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो लोहे में जंग लगने से ध्यान रखिएगा लोहे का वजन जो है वो बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो किसका लेप किया जाता है, जस्ते का लेप किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण हिंदी में अगर हम कहें, या फिर और ज़्यादा हिंदी आप करें तो जस्तीकरण इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो रासायनिक तौर पर हीरा यहाँ पर क्या है, तो रासायनिक रूप से हीरा शुद्ध कार्बन है जो कार्बन का अपरूप है। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, तो वायु में नाइट्रोजन का महत्व जो है वो देखिएगा कि वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। नाइट्रोजन का उपयोग बिजली के बल्बों को भरने में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। अब अगला देखिएगा कि दो विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है। उनका परासरण ऑस्मोटिक दाब समान हो, उनकी सांद्रता बराबर हो, उनमें एक ही विलेय घुले हों, या फिर उनका दाब जो है वो वाष्प दाब जो है वो समान हो। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि दो विलयनों में जब उनका परासरण यानी कि ऑस्मोटिक दाब जो है वो समान हो तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गैस एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है। ये बात आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ के लिए भी। तो उसका रूप क्या होता है, तरल होता है। हालांकि हम उसे गैस कह देते हैं लेकिन उसका रूप कैसा होता है, तरल होता है। तो गैस एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस जो है वो लिक्विड रूप में होती है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतर्राण्विक बल जो है वो अधिक लगता है। यहाँ पर देखिए लिक्विड का जो आकार है, जो द्रव का जो आकार है अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतर्राण्विक बल जो है वो कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। विलयन जो है सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल का विलयन कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब देखिए रसोई गैस किसका मिश्रण है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो रसोई गैस जो है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। एलपीजी, कई बार एलपीजी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है। में इथाइल मरकेप्टन को मिला देने पर एक विशेष प्रकार का तीखा गंध जो है वो उत्पन्न होती है। मीथेन को मार्श दलदल गैस भी कहा जाता है। मीथेन पूछा जाता है क्वेश्चन कि मीथेन दलदल गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। धान के खेतों में प्राय मीथेन गैस निकलती है। ये भी पूछा जाता है कि धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी निकलती है, मीथेन गैस। सीएनजी जिसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, में सबसे अधिक 85% जो है वो मीथेन गैस होती है। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि जो हैं वो होते हैं। प्राकृतिक गैस जो कि नेचुरल गैस में भी सबसे अधिक मीथेन यानी कि 83% होता है। बायोगैस में सबसे अधिक 65% जो है वो मीथेन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभ्रक क्या है, तो अभ्रक देखिए यहाँ पर क्या है, तो ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि विद्युत का जो है ये बैड कंडक्टर होता है, कौन, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंजाइम कैसे पदार्थ हैं। तो एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में जो है बदलते हैं, वही चीज़ क्या होती है, एंजाइम कहलाती है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है और आपकी डेली लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, अभी पीछे भी हम पढ़ कर आए थे इस चीज़ को। और बल्ब के अंदर अक्रिय गैस ऑर्गन भरी जाती है। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण क्या है, देखिए जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं
तो वह चटक जाता है, क्योंकि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, ठीक है, अधिक दाब जो है, अधिक प्रेशर जो है वो उत्पन्न करते हैं। इसलिए जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है, अभी हम पीछे पढ़कर आए थे कि वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही लोहे में जंग लगेगा तो उस लोहे का वजन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वजन क्या होता है, कुछ अधिक हो जाता है। परम शून्य ताप क्या है, अब देखिए परम शून्य ताप को समझते हैं कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। अब ताप मापने का वह पैमाना जिसमें कि यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है, परम ताप पैमाना कहलाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर कि ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे हैं, तो वे कौन है, तो ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो कौन सी है यहाँ पर नाइट्रोजन। पीछे काफ़ी बार इसको हम डिटेल में पढ़कर आए हैं, दोबारा देखते हैं इन चीज़ों के बारे में कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग जो है अमोनिया के उत्पादन में होता है। अब आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन जो है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि पीछे हम पढ़कर आए हैं, तो आप पीछे से देखकर वापस इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम आता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। लोहे के पाइपों को संक्षारण, ये संक्षारण है, ठीक है, तो संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये भी हम पीछे पढ़कर आए हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, है ना, जस्तीकरण कहा जाता है। अब यहाँ देखिए विद्युत लेपन यानी कि प्लांटिंग को भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोप्लाटिंग जो है निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, विद्युत लेपन किसे कहा जाता है, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन तो हो गया यहाँ पर लोहे को जंग से बचाने के लिए, और यहाँ इलेक्ट्रोप्लाटिंग आपने समझना है, और यहाँ पर वल्केनाइजेशन आपने समझना है, यानी कि वल्नीकरण आपने समझना है। जैसे कि वल्नीकरण क्या होता है, देखिए प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया जो है वो वल्कनीकरण कहलाती है, यानी कि वल्केनाइजेशन कहलाती है। अगला है यहाँ की पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में जो मुख्य रासायनिक पदार्थ है वो है कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रासायनिक रूप में हिम, शुष्क हिम जो है, ड्राई आइस जिसे कहते हैं, वो क्या है। तो ये देखिए कि रासायनिक रूप में शुष्क हिम, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग जो है वो रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। सामान्य वायु के नमूने में क्लोरीन गैस जो है वो उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, अब उत्प्रेरक जो है, जो कैटालिस्ट हैं, वो पदार्थ हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल यानी कि स्पीड को बदल देता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो कार्बन की जो न्यूनतम मात्रा है वो पिटवा यानी कि रॉट जो लोहा होता है उसमें होती है। इसमें कार्बन 0.12 से 0.25% तक होता है। इस्पात, स्टील इसे कहते हैं, यह लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु एलॉय है। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील क्या है यानी कि इस्पात क्या है, तो ये किसका, लोहे और कार्बन का एक मिश्र एलॉय है, ठीक है, मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% होती है, ठीक है। और ढलवा लोहा जो है, कास्ट आयरन जो है, इसमें कार्बन की मात्रा 2.5% होती है। इसी कारण ये कठोर एवं भंगुर होता है। अगला देखिएगा कि कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्श गैस जो है वो कौन सी है। तो कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला जो मार्श गैस है वो कौन सी है, वो है मीथेन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। तो यहाँ देखिए बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल जो है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। एसिटिक एसिड सिरका विनेगर में पाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। साथ में बैटरी वाला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पाया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है।
सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो सिरके की प्रकृति जो है अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ये बात अभी आपको ऊपर बता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। अब यहाँ नींबू तथा संतरे में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन की जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्योरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है, यहाँ पर क्लोरीकरण से, है ना। तो क्लोरीकरण कहते हैं जल का प्योरिफिकेशन, यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन। जो क्लोरीकरण की प्रक्रिया जो है, क्लोरिनीकरण, इसे अच्छे से पढ़िएगा, क्लोरिनीकरण इसे कहते हैं पूरा अच्छे से, क्लोरिनीकरण जो है उस प्रक्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। तो यहाँ पर कौन सा यौगिक है, एथिल अल्कोहल जो है, एथाइल अल्कोहल भी इसे कह दिया जाता है। कई जगह आपको एथाइल मिलेगा, कई जगह एथिल मिलेगा, ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ देखिए फर्मेंटेशन आपको ध्यान रखनी है, फर्मेंटेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो फर्मेंटेशन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, यानी कि फर्मेंटेशन कहलाता है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण, फिक्सेशन क्या मतलब है, यहाँ पर क्या अर्थ है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो है, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन होता है। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। तो कौन सी लकड़ी जलाते हैं, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कास्ट कोयला बनाने के लिए जंतु चारकोल प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए जंतु चारकोल कैसे प्राप्त होता है, जंतु चारकोल वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलाने से प्राप्त होता है। वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को जलाने से प्राप्त होता है क्या, जंतु चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो यहाँ सल्फर मिलाने से प्राकृतिक रबर अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, प्रत्यास्थ यानी कि इलास्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर रखा जाता है। तो काले कागजों से ढककर रखा जाता है, क्यों, तो इसका रीज़न है प्लेट पर लगा सिल्वर, यानी कि प्लेट पर लगा जो सिल्वर है, जो रजत है, ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। अब क्लोरीकरण को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है, अशुद्ध जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, तथापि फिलामेंट जल नहीं पाता। क्यों नहीं जल पाता, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए रोशनी वाले बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिलामेंट जलता नहीं है, क्योंकि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती है। और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़रूरी चाहिए, क्योंकि बल्ब निर्वातित यानी कि इवैक्यूएटेड होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन तथा अक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, उसमें कहीं से भी ऑक्सीजन जाने का जो है मार्ग नहीं होता है, इसीलिए उस जो है वो यहाँ पर 2700 डिग्री जो उसका टेम्परेचर होता है, उसके बाद भी जो है यहाँ पर वो उसका फिलामेंट जलता नहीं है। इस्पात में होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर पढ़ के आए थे कि इस्पात में यानी कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.25 से लेकर 1.5 यानी कि 0.25 से लेकर 1.5% तक यहाँ पर कार्बन का यहाँ परसेंटेज होता है। इस्पात लोहे एवं कार्बन का मिश्र धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील, आपने देखे होंगे आपके घरों में बर्तन जो है वो सारे बर्तन कैसे होते हैं, ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील होते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है स्टेनलेस स्टील के अंदर। इसमें क्रोमियम की मात्रा लगभग 18% होती है तथा क्रोमियम की मात्रा अधिक होने पर स्टेनलेस स्टील की कठोरता जो है वो बढ़ जाती है। इस्पात का उपयोग बर्तन बनाने में, पुल बनाने में और औजार बनाने में, रेलवे पटरी बनाने में किया जाता है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी। देखिए रेलवे पटरी बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, इस्पात का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, लार यानी कि मंड जो स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। तो क्या बनाता है, यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। इससे क्या चीज़ प्राप्त होता है, इससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है, तो श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें कि क्या होता है, एल्यूलेज की गोलियां में क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो अम्लता
है ना, जो एसिटिक जो है चीज़ें उनको कम करने के लिए ली जाती हैं। अब अगला है यहाँ पर देखिए कि भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर कि भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना, जो कि भोजन को पाचन में सहायक होता है। ठीक है। अब अगला देखिएगा कि रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। तो कैसे, देखिए रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और आणविक सूत्र जो है वो परस्पर प्रकार से संबंधित है। देखिएगा यहाँ देखिए आणविक का अणुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र बराबर n, जहाँ पर कि n क्या है 1 2 3 4 हो सकता है, और आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा है। एल्युमिनियम का देखिए यहाँ मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइड, इससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। और यहाँ देखिए तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट से किया जाता है। अब यहाँ देखिए पीतल, पीतल को क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। और यहाँ देखिए ब्रास जो है वो कैसे बनता है? Cu+Zn, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। कांसा जो कि ब्रॉन्ज कहलाता है, तो Cu+Sn। सोने का निष्कर्षण कैल्बेराइट और सिल्वेनाइट्स से किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैरेट्स में व्यक्त किया जाता है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ 18 कैरेट का सोना जो है उसके अंदर कितनी शुद्धता होगी, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ 75% शुद्धता उसके अंदर आएगी, क्योंकि देखिए अगर हम इसे 4 भागों में बांटें तो 6, 12, 18 और 24 कैसे हो जाएगा? 6, 12, 18 और 24, क्योंकि 24 के अंदर क्या होता है? 100% होता है। तो 18 कैरेट का कितना हो गया यहाँ पर? 75% हो जाएगा। तो 18%, जो 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो कितना प्रतिशत उसके अंदर शुद्ध सोना होता है? तो 18%। और सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगला है यहाँ पर कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसमें मीथेन 65% पाया जाता है। बायोगैस, गोबर गैस से मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। यह एक उत्तम किस्म का ईंधन है, इसमें धुआं नहीं निकलता है। बायोगैस की समाप्ति के बाद संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ में N2 एवं फास्फोरस के कई यौगिक मौजूद रहते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि जानवरों एवं पेड़ पौधों से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप बायोगैस निकलती है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि फलों को कृत्रिम रूप से यहाँ पर आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस है? एसिटिलीन गैस। ठीक है, ये गैस आपको ध्यान रखनी है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यहाँ पर पौधों के लिए कंपोस्ट जो है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। यह जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है। वर्जिलियस के शिष्य वोहलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इन्होंने अमोनिया साइनेट को गर्म कर यूरिया प्राप्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीएच प्रदर्शित करता है। तो पीएच किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो पीएच विलयन की अम्लता क्षारकता प्रदर्शित करता है। पीएच यानी कि पार्कर हैनिफिन किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणन को उस घोल का पीएच कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। तो कितना हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के जलीय विलयन का पीएच जो है वो लगभग 2 होता है, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जलीय विलयन का पीएच हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? ये हम पहले भी पढ़कर आए हैं कि इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में और कृत्रिम रेशम के निर्माण में होता है। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। कौन सा तत्व है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। तो यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक का निर्माण
करता है, तो कार्बन ध्यान रखिएगा इसका उत्तर है ना। सिलिकॉन प्रकृति में रेत यानी कि सैंड जो है और पत्थर के रूप में पाया जाता है। यह अपरूपता एलोट्रॉपी की घटना प्रदर्शित करता है। यह एक अधातु है। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा बहुतायत में मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, ये अगला देखिए कि पृथ्वी की परत में इसकी प्रतिशतता 26% है। सिलिकॉन कार्बाइड, इसे कार्बोरंडम एवं कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दूसरा कृत्रिम हीरा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस यहाँ पर काम में लाई जाती है? आपको पता है इसका उत्तर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 आग बुझाने के काम में लाई जाने वाली गैस है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। शीतल पेय पदार्थों की बोतलों कोल्ड ड्रिंक्स में जो उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है, ध्यान रखिएगा CO2 भरी जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो यहाँ घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली जो गैस है वो है मिथेन है। कौन सी गैस है? वो मिथेन है, आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो प्रोटीन है नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है और यह यूरिया में 46% होता है। पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन नहीं से क्लोरीन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। तो यहाँ क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यह रंगहीन, दम घोंटने वाली, गंधयुक्त, हवा से भारी तथा विषैली गैस होती है। इसका उपयोग विरंजक के रूप में होता है। CO2 सूर्य प्रकाश में क्लोरीन के साथ संयोग कर फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 का निर्माण करता है, जो कि एक विषैली गैस है। अगला देखिए कि सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? रेत सैंड में सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है सिलिकॉन? अभी ऊपर भी पढ़कर आए थे कि रेत में पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है? विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है। किसी यौगिक की द्रवित अवस्था का घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से क्या बना होता है? मतलब निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? यहाँ पर देखिए कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन का बना होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो HCl जो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से बना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लोरीन से। ठीक है। अगला देखिए यहाँ लोहे अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो लोहे अयस्क से लोहे का जो उत्पादन है किस प्रक्रम से होता है वो देखते हैं कि लोहे अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन विधि से होता है। लोहे का निष्कर्षण वात भट्टी ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए कि एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता इस उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। तो कौन सी क्षमता के कारण है? बहुलीकरण के कारण है। बहुलीकरण के कारण एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता होती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुलीकरण क्या कहलाता है? तो बहुलीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो बहुलीकरण वो कहलाता है। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, पॉलीथीन का निर्माण कैसा होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला यौगिक क्या है? तो यहाँ देखिए कि पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला यौगिक सिरका है। इसका pH मान 2.4 से 3.4 तक होता है। किसी घोल की अम्लीयता का क्षारीयता की व्यक्त करने के लिए मापदंड का उपयोग किया जाता है। एक जो मापदंड है उस मापदंड को ही pH स्केल कहा जाता है।
अब यहाँ देखिए 7 अगर उसका यहाँ पर इस pH स्केल होता है तो वो उदासीन है, और अगर 7 से कम है यहाँ पर तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो यहाँ पर क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, ये आपको एक तरह से यहाँ नंबर लाइन दे दी गई है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, तो वो है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल जो है। ठीक है, बेंजोइक एसिड है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, तो वो कौन है यहाँ पर? साधारण लवण यानी कि NaCl, जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। यह जल में घुलकर Na+ एवं Cl- आयन देता है। एथिल अल्कोहल का इसका उपयोग शराब वाइन के रूप में होता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। मोटर एवं हवाई जहाज के ईंधन के रूप में पारदर्शक साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, तो आसवन से सूरा से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है, तो ये गैस है उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस एथिलीन बदल जाने वाली गैस है। किसमें? एथिलीन, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह दम घोटू एवं विषैली गैस है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दम घोटू गैस कौन सी कहलाती है, तो क्लोरीन गैस। यह ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म एवं पेयजल को शुद्ध करने, चीनी को सफ़ेद करने इत्यादि के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है, तो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में साधारण लवण यानी कि NaCl जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़ियाँ आदि के रूप में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग दंतमंजन, पाउडर, पेस्ट बनाने में तथा दीवारों पर सफ़ेदी करने के तथा सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि तत्वों की परमाणु संख्या जो है, परमाणुओं की जो संख्या है नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है, तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है, तो यहाँ देखिए ग्लूकोज के किण्वन का जो अंतिम उत्पाद है CO2 तथा C2H5OH होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें जलीय अमोनिया के मिलाने से उसका pH मान जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है, तो उर्वरक बनाने में व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उर्वरक में निम्नलिखित तत्व जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है। फास्फोरस नाइट्रोजन का अनुरूप एनालॉग है, यह प्रकृति में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में फास्फोरस अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में यह 85% कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में रहता है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर कि प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है, तो यहाँ देखिए विनाइल क्लोराइड प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है। यह ठोस, द्रव एवं गैस 3 अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। यह भूपर्पठी अर्थ क्रस्ट के बहुत नीचे अवसादी या परतदार सेडिमेंट्री रॉक इसे कहते हैं, उन चट्टानों के बीच में ये पाया जाता है। इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, द्रव सोना भी इसे कहा जाता है। अगला है यहाँ पर PVC यानी कि पॉलीविनिल क्लोराइड। विनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनिल क्लोराइड प्राप्त होता है PVC। ठीक है, इसका उपयोग पाइप बनाने में, आपने देखा होगा कि PVC पाइप्स आते हैं, तो देखिए PVC पाइप इसका उपयोग पाइप बनाने के, विद्युत तार के कवर बनाने में, जूते के सोल बनाने में इसका यूज़ होता है। आजकल PVC जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर।
ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तो कौन सा है? कोयला एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। तो सामान्य या साधारण लवण NaCl अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। पॉलीथीन का उच्च ताप एवं दाब पर इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। इसका उपयोग थैला बनाने में, बरसाती बनाने में किया जाता है। जो बरसात के अंदर रेनकोट वगैरह बनते हैं वो इससे पॉलीथीन से बनाए जाते हैं। कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? तो यहाँ देखिए कि गैसों के अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं, यह सही नहीं है। बाकी के तीनों कथन जो है यहाँ पर सही हैं कि इनके अणु पात्र के दीवार से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं। इनके अणु आपस में टकराते हैं। तापमान बढ़ने से अणु अधिक यादृच्छिक यानी कि रैंडम गति से घूमने लगते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह कौन सी है? तो यहाँ देखिए कि लोहे के उत्पादन के लिए कच्चे वस्तु के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कोक का। अब इस कोक को समझिएगा कि कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं तथा जो अवशेष बचता है वह कोक कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। कोक क्या कहलाता है? ये पीने वाला कोक नहीं है, ये आपका कोयले वाला कोक है। इसमें 80 to 85% कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में ईंधन एवं इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला यहाँ रबर को भी समझ लीजिएगा कि रबर जो है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। लैक्टेक्स में 1% एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसके फलस्वरूप रबर प्राप्त होता है। अगला देखिए यहाँ पर कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। ठीक है। बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पर बहुलकी प्रकृति का जो पदार्थ है वो यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है। नायलॉन, अब देखिए यहाँ तीनों जो हैं ये यहाँ पर बहुलकी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, तो तीनों को भी समझ लेते हैं। नायलॉन का ये जो है नायलॉन, तो नायलॉन यह पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण एडिपिक अम्ल एवं एक्सामिथिलीन डाईएमीन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर, रस्सी, पैराशूट बनाने में होता है। अगला है यहाँ पर कि सेलुलोज का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर होता है। रेयॉन एक प्रकार का रेशा है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। रेयॉन का उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। तो यहाँ पर देखिए औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो यहाँ देखिए रासायनिक प्रक्रिया की जो परिवर्तन है उसकी प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ देखिए रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों से पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसके एग्जाम्पल अभी पहले भी हमने आपको बताए थे, जैसे कि दूध से दही बनना। अब दूध से अगर दही बन जाएगा तो फिर दही के बाद दोबारा से दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है यहाँ पर? इन चारों में से सल्फर डाइऑक्साइड है। हीरा उसी तत्व से बना है जिससे बना है। तो देखिए किससे बना है? तो देखिए हीरा उसी तत्व से बना है जिससे कि ग्रेफाइट बना है। दोनों कार्बन के क्या है? अपरूप है। दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो कार्बन भी यहाँ पर ग्रेफाइट भी उसी से बना है और यहाँ पर हीरा भी उसी से बना है। किससे? ग्रेफाइट से। अगला देखिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को भी यहाँ समझते हैं। तो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक यानी कि इसे बोलते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। ये चीड़ फाड़ जैसे कार्यों, जैसे सर्जरी वगैरह होती है तो इसमें इसका उपयोग होता है ताकि व्यक्ति के उस एरिया को या पूरे के पूरे जो है उसको बिल्कुल शांत कर दिया जाए, है ना। यहाँ पर उस यूज़ में आता है यहाँ पर एनेस्थेटिक के रूप में। और श्वास के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी भी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो यहाँ नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। कास्टिक सोडा के विलयन को
अलसी यानी कि यहाँ पर लिनसीड के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। तो किसकी तरह? कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी यानी कि लिनसीड के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक साबुन की तरह काम करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। तो यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 का औद्योगिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट यानी कि किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। H2SO4 का उपयोग स्टोरेज बैटरी पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है और ये एक प्रबल निर्जली कारक है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है या किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तब वह वाष्प में परिवर्तित होता है और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब यह पुनः जल में परिवर्तित होता है। ऐसी क्रिया को आसवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखिए कि साधारण ताप पर गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदलता है तब ऐसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वाष्प में परिवर्तित होता है तथा जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब पुनः ठोस में परिवर्तित होता है। तो ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसके एग्जाम्पल है आपका कपूर हो गया, नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, यहाँ पर नेफ्थलीन हो गया और बेंजोइक एसिड हो गया। इसके एग्जाम्पल हैं। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ प्रभाजी आसवन द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव यानी कि हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली जो सफ़ेद परत में क्या होता है? आपने देखा होगा यहाँ पर आप अगर यहाँ रॉड का यूज़ करते हैं सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए तो वो वाइट हो जाती है। तो उसके वाइट होने का क्या कारण है? वो जो वाइट परत होती है तो वो क्या कारण है कि कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव यानी कि हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली जो सफ़ेद परत है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कपड़े धोने वाला जो सोडा है वो क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 को कपड़ा धोने वाला सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सामान्य लवण कौन सा है? तो सामान्य लवण यहाँ पर कौन सा है कि सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl है। मैग्नीशियम कार्बोनाइट MgCO3 को मैग्नेसाइट भी कहा जाता है। इसका उपयोग छपाई की स्याही, दंतमंजन, चेहरे पर लगाने वाला पाउडर इत्यादि बनाने में उपयोग होता है। यह पेट की अम्लीयता दूर करने के काम में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? तो यहाँ देखिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग उत्पन्न नहीं करता है। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है जिसके कारण जल कठोर हो जाता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यहाँ तत्वांतरण कहलाता है। तो तत्वांतरण यानी कि ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक तत्व से दूसरे तत्व में बदल जाता है। वे तत्व जो स्वयं विखंडित होकर अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकालते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहे जाते हैं। ऐसी घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसकी खोज हेनरी बैक्वेरेल ने 1886 में की। अब किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद सीसा यानी कि Pb होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी इसे कहा जाता है। बाई से ध्यान रखिएगा कि बाइकार्बोनेट क्या हो गया यहाँ पर? खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या है? क्वथनांक यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक है वो 373 होता है। ठीक है, केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन होता है। क्वथनांक यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है यानी कि क्वथनांक कहलाता है। तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि जल में अशुद्धि मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जल में अगर आप अशुद्धि मिला देंगे तो जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर बनाने पर जो है जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। रोगग्रस्त वृक्कों यानी कि किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना, तो क्या है वो परिघटना कि रोगग्रस्त वृक्कों यानी कि किडनीज को रोगियों को दिए जाने वाले जो अपोहन, जो डायलिसिस जो दिया जाता है, उस प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना जो है वो फेनोमेनन जो है वो परासरण यानी कि ऑस्मोसिस जो है उसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। अब यहाँ देखिए दूसरी बात भी आपको ध्यान रखनी है इसी के साथ कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसों का जो विसरण है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है यहाँ पर, तो दूध जो है पायस यानी कि इमल्सन का उदाहरण है। किसका, इमल्सन का, ठीक है। अगला देखिए कि वैसे कोलाइड जिसमें प्रक्षेपित कण तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव को इमल्सन कहलाता है। वैसा कोलाइड जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय द्रव होता है, जैसे वो जेल कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है जेली। अगला देखिएगा निलंबन यानी कि सस्पेंशन, ऐसा घोल जिसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10 की घात -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है, निलंबन कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे नदी का गंदा जल हो गया, हवा में जो धुआं है वो हो गया। बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। तो यहाँ देखिए बारूद किसका मिश्रण है, तो बारूद यहाँ नाइट्रस, सल्फर व काठ कोयला यानी कि चारकोल का मिश्रण होता है। सामान्य बारूद तथा अथवा रोजर बेंकन ने 1242 में किया था, इसका जो निर्माण है यह हल्का विस्फोटक होता था। यह पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइट, चारकोल और सल्फर का, देखिए इसमें किस अनुपात में, 15:3:2 अनुपात में इसका मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खाद्य परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, जिससे कि किसी आइटम को बहुत लंबे टाइम तक यहाँ यूज़ किया जाता है, तो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ प्रिजर्वेटिव के रूप में सर्वाधिक उपयोग में जो लाया जाता है वो है यहाँ पर बेंजोइक एसिड। यहाँ जितने भी जो मार्केट में चीज़ें आती हैं उनमें देखिए अगर उन्हें बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो उसमें क्या यूज़ किया जाएगा, ज़्यादातर बेंजोइक एसिड उसमें यूज़ किया जाएगा। और इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक यहाँ पर अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि कपड़ों के रंग का विरंजन यानी कि ब्लीचिंग करने वाला जो अभिकर्मक है, जो रिजेंट है, वो क्या है, तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 के द्वारा कपड़ों के रंग का विरंजन यानी कि ब्लीचिंग किया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 यह जल में शीघ्रता से घुलकर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसी कारण इसे सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है यहाँ पर कि वह रासायनिक क्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी यानी कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कहलाती है। अगला देखिए यहाँ एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है तथा प्रतिफल पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक देता है, तो वो क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। एक तीसरी अभिक्रिया भी आपको ध्यान रखनी है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो यहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है तो क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी यानी कि एंडोथर्मिक अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ कहलाएगी। और ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें कि अभिक्रिया जो अभिकारक है वो अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है और प्रतिफल पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक देता है, तो वो क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तीनों चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखनी है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसके सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, तो किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है, परमाणु है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर परमाणु कहलाता है।
आज के पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर हम बाकी के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहते हैं। और लगातार चैनल पर बने रहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।